हम लोगों ने पहले वीडियो में लोकतंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं और उनके प्रकार के बारे में। चलिए अब जानते हैं क्लास 10 की पहले चैप्टर जो कि सत्ता की सत्ताधारी। तो हमें सत्ता की सत्ताधारी समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा सत्ता होता क्या। अगर हम सिंपल वो से अब उसका इंग्लिश भाषा समझाएं आपको तो आप सत्ता का मतलब तुरंत समझ जाइएगा। यानी कि सत्ता का मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर। और सरदारी का मतलब होता है शेयरिंग। यानी कि सत्ता का सरदारी पावर शेयरिंग। इसे बेसिक में अच्छी तरह से आप लोग समझते होंगे, लेकिन ये बिहार बोर्ड की समझिए भाषा। यानी कि सत्ता की सरदारी का मतलब होता है कि सत्ता को एक जगह केंद्रित ना कर विभिन्न स्तरों पर क्या करना, बांट देना है। क्या कहलाता है? सत्ता की सरदारी। अगर नहीं समझ में आए तो उदाहरण के माध्यम से समझिए कि सत्ता की सरदारी होता है क्या। आप देखते हैं कि सरकार की 3 प्रमुख अंग होती है जिस चलाने के लिए। आप लोग जानते हैं, पहला होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। ये 3 अंग से सरकार चलती है। क्या कर देती है? 3 स्तरों पर आपने क्या किया, सत्ता को बांट दिया है। और इसका भी एग्जाम्पल समझ में आ रहा है तो आप एक और एग्जाम्पल समझें। हमारे यहाँ सरकार 3 तरह की होती है। एक होता है केंद्र सरकार, दूसरा होता है राज्य सरकार और तीसरा स्थानीय स्वशासन। अब अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका और विधायिका के बारे में पूछे तो देखिए, विधायिका जो है वो क्या होता है, उसका काम है कानून को बनाना। सिंपल भाषा में समझिए, क्योंकि चूंकि उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करना है, नेक्स्ट चैप्टर में उसके बारे में ज्यादा डिटेल करना है। तो विधायिका का मतलब होता है कानून को बनाना और कार्यपालिका का मतलब कानून को लागू करना। समझ में आ रहा है? और न्यायपालिका तो आप समझते हैं, कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये होता है। तो ये क्या करता है, जो कानून का पालन ना करे या कानूनी गलत हो तो उसे क्या करता है, दंडित करता है। अब शराबबंदी हो जाए और एक पियक्कर का है कि पूरे शराब पीकर पूरा ढिमलाए रोड पर, तो उसे सजा देने की काम किसकी है? न्यायपालिका को। पुलिस ले जाएगी, कोर्ट में बंद होगा, आप छुड़ाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ होता आप खुद समझ सकते हैं कि न्यायपालिका का काम क्या होता है। अब बात आती है कि सत्ता की सरदारी क्यों जरूरी है। अब जानिए सत्ता की सरदारी क्यों जरूरी है। अगर हम सत्ता को एक जगह केंद्रित रखेंगे तो हमारे राष्ट्र में, चाहे कई भी राष्ट्र में, अनेक प्रकार की भाषा, अनेक प्रकार के धर्म होते हैं, उससे दिक्कतें होगी। इसलिए हम सत्ता को क्या करते हैं, बांट देते हैं, सत्ता की सरदारी कर देते हैं। यानी कि एक जगह ना विभिन्न जगह स्तरों पर रख देते हैं। इसलिए क्या होता है कि आपसी भेदभाव नहीं होता है, विवाद नहीं होता है। और सत्ता की सरदारी में क्या होता है, विवाद को निपटाने में क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आप ले लीजिए कि सरकार के जो प्रमुख 3 अंग है उसको अगर सत्ता के उसे ना बांटे, सरकार ना बांटे और एक ही अपने खुद से चलाए तो मनमानी करने लगेगी ना। केंद्र पर एक सरकार बैठा दे तो क्या करेगा, मनमानी करने लगेगा ना। इसलिए अब सत्ता की सरदारी करना एकदम जरूरी होता है। इसलिए हम सत्ता की सरदारी करते हैं। अब हम बात करते हैं 2 देशों की बात जहां सत्ता की सरदारी एक जगह गलत तरीके से किया गया और एक जगह सही तरीके से। हम बात करते हैं बेल्जियम की बात, जहां 59% क्या थे, डच बोलने वाले भाषा थे। डच भाषा बोलते थे। और वो कहाँ रहते थे? फ्लेमिश में। किस जगह? फ्लेमिश में। और 40% जो थे वो क्या, फ्रेंच बोलते थे। और ये कहाँ रहते थे? बेलोनिया, यानी बेलोनिया शहर में रहते थे और वो क्या थे, फ्रेंच बोलते थे। और 1% यानी जर्मन लोग थे और वो जर्मनी भाषा बोलते थे। समझ में आ रहा है? जर्मनी ये तो थी यहाँ की, ये तो क्या देश था बेल्जियम। लेकिन वही आते हैं बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, यानी राजधानी ब्रुसेल्स। वहां देखिए कि डच जो है, देखिए क्या हो रहा है, डच की संख्या क्या हो रही है, 20% हो जा रही है। लेकिन वहां पर फ्रेंच की संख्या कितनी हो रही है, 80%। यानी कि यहाँ डच तो अधिक है देश में, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। यही बात क्या कर देती है, इन लोगों के बीच तनाव पैदा कर देती थी। इन तनाव के बीच के कारण बहुत तरह की विविधता पैदा है, बहुत तरह की भेदभाव आई, बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा इन लोगों के लिए। सत्ता का भी सोच रहे थे किस प्रकार हम सत्ता सही कर रहे थे कि हमारा जो देश बेल्जियम है वो सुरक्षित रहे। ये यहाँ के जो देश, यहाँ के जो राजनीतिक नेता थे वो बहुत ही क्रियाशील थे, यानी कि बहुत इच्छा अपने मजबूत रखते थे कि वो कैसे राष्ट्र को बताया जाए। ठीक है, वो देश के बारे में सोचते थे। उन्होंने क्या किया कि देखा कि जब 1950 से लेकर 60 के दशक में क्या तनाव बढ़ने लगा, बहुत ज्यादा तनाव बढ़ने लगा, तो उन्होंने क्या किया कि 1970 से लेकर 1993 तक क्या 1970 से लेकर 1993 तक क्या संविधान संशोधन किया। यानी वो भी एक बार नहीं, 4 बार, उतने ही काल में, यानी कि क्या किया, 4 बार संविधान संशोधन किए। अब संविधान संशोधन क्या होता है, अब इसको जानिए। तो संविधान संशोधन का सिंपल भाषा में समझे कि संविधान में परिवर्तन कर देना ही क्या कहलाता है, संविधान संशोधन कहलाता है। यानी क्या, संविधान में परिवर्तन कर देना ही क्या कहलाता है, संविधान संशोधन। यानी कि मानते हैं कि कुछ बातें ऐसे जो इस जगह पर लागू नहीं हो रही, जैसे कि मानते हैं कि यहाँ फ्रेंच भाषा को अधिकार दे दिया गया जा रहा है, यहाँ डच को दे दिया गया, ऐसे कुछ संविधान में लिखा हुआ है, तो उसको क्या किया कि उस संविधान संशोधन कर दिया गया, वैसे चीजों को हटा दिया गया संविधान से। समझ में आ रहा है, हटा दिया गया। अब बात करते हैं श्रीलंका की।
जहाँ भाषा 3 ही प्रकार के बोले जाते थे, जो 74% गैर सिनोली था और 60% रिसाई और 18% गैर तमिल थे। 18% में जो 13% थे श्रीलंकाई तमिल जो बोलते, श्रीलंका में जो तमिल बोलते थे वो लोग थे, और 5% भारतीय जो भारतीय निवासी जाके वहां रहते थे वो 5% बोलते थे, वो भी तमिल ही बोलते थे। तो ये जो थे 74% सिन्हा भाषा, सिन्हली जो थे भाषाई, इन लोग क्या किया है कि इन लोगों की बहुत संख्या ज्यादा थी, इन लोग क्या किया अपनी भाषा को क्या किया राज्य भाषा घोषित कर दिया, क्या किया राज्य भाषा घोषित कर दिया, और अपने राष्ट्रीय दल बना के अपने सारे अधिकारों को पाना शुरू कर दिया, जिससे तमिल लोगों को दिक्कत होता है। इन लोगों को क्या करता है, ये अधिकार ये लोग नहीं देते थे, लोग इन लोगों की संख्या चूंकि ज्यादा थी, ये लोग क्या करते हैं सत्ता को सही तरह से सरदारी नहीं किए और इन लोगों को कोई अधिकार नहीं मिल रहा था, इन लोगों को तमिल लोगों को। तो इन लोगों ने क्या किया कि अपना राजनीतिक दल बनाया, क्या किया अपना राजनीतिक दल बनाया, अपनी मांगों को किए कि हमारे समान हित में आप अपने जैसा अधिकार दीजिए, क्योंकि हम ही श्रीलंकाई हैं, हमें भी अधिकार चाहिए। इन लोगों ने अपना राजनीतिक दल बनाया, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने नहीं माना, और यही कारण क्या था कि इन लोगों में गृह युद्ध हो गया। क्या हो गया, गृह युद्ध का सामना करने पड़ा, गृह युद्ध। अब गृह युद्ध होता क्या है, अब गृह युद्ध आप नहीं समझ लीजिए, गृह युद्ध यानी घर का जो घर में लड़ाई हो गया, गृह युद्ध कहलाता है, सास बहू का लड़ाई हो गया, इससे तो हम गृह युद्ध नहीं ना समझे। गृह युद्ध मतलब होता है कि अपने ही देश में क्या युद्ध छिड़ जाए, अपने ही देश में युद्ध हो जाए किसी धर्म या जाति के या किसी समुदाय के बीच, उसे गृह युद्ध कहते हैं। पूरे देश के लोग क्या कहते, श्रीलंका के काटा मारी, पूरे उसमें हजारों लोगों की मौत हो गई और गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। इसी के यही कारण है गृह युद्ध या कोई भी जातिवाद कहीं हो जाता है और देश तरक्की नहीं कर पाता। तो उन लोगों ने क्या किया कि सत्ता के सरदारी श्रीलंका वाला सही तरीके से नहीं किया। आप देख सकते हैं कि जिन्होंने सत्ता की सरदारी अच्छी तरीके से किया वो देश आज विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन आज देख लीजिए कि श्रीलंका जो कि सत्ता की सरदारी अच्छी तरह से नहीं किया हुआ, देख लीजिए आज कहाँ है, आप उसके बारे में जान सकते हैं। जो सिन्हली भाषा थी जो 74%, इन लोग क्या किया कि मेरी संख्या ज्यादा है, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हम ज्यादा है, हमें ये सारे अधिकार मिलने चाहिए, और राष्ट्रभाषा भी सिन्हली भाषा घोषित कर दिया गया। लेकिन तमिल लोग भी कम नहीं थे, इन्होंने क्या किया कि अपना एक राजनीतिक दल बनाए और इन लोगों क्या किया कि गृह युद्ध का सामना किया। इन लोग दोनों में क्या हुआ, गृह युद्ध हुआ। उनमें ये जो ईसाई में थे ये भी भाई साहब का क्या हुआ, इसमें कुटाई हुआ और पूरे इसमें हजारों लोगों की मौत हो गई। तो ये विकास की ओर नहीं बढ़ता, लेकिन ये बेल्जियम देख रही अच्छी तरह से विकास की ओर बढ़ता है। तो ये दो देश का मतलब ये समझना था कि सत्ता की सरदारी का सही तरीका से उपयोग करना है, यही तो समझना था। अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए चैप्टर बाय चैप्टर, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप आरसीएम स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। हमारे पास हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है, जो कि साइंस का आप पढ़िएगा तो साइंस का अलग टीचर है, सोशल साइंस का अलग टीचर है, मैथ का अलग टीचर है। आपको यहाँ और सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, हिंदी, संस्कृत, मैथ, उर्दू, सारे चीज यहाँ उपलब्ध है, सारे चीज पढ़ाया जाता है। आप इसके भटकाव में ना जाए, केवल साइंस और मैथ ना पढ़े। आप हमारे आरसीएम स्टडी पॉइंट में एक बार ऑफलाइन क्लासेस कोर्स देख सकते हैं कि आप किस तरह की पढ़ाई होती है। ये तो ऑनलाइन है, चूंकि इसमें थोड़ा अच्छे तरह से पढ़ाई नहीं होती, लेकिन ऑफलाइन में हम लोग पूरे भरपूर टाइम देते हैं और मेहनत कराते हैं लड़कों सबको, ताकि वो अपने तरक्की की ओर बढ़े। उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई हर एक चीज बताते हैं, उनके मानसिकता के आधार पर उनको बताते हैं कि आप इस तरह पढ़िए, आप इस तरह अपना रूटीन रखिए।